नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख देख रहे हैं प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आपका स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप जानते हैं कि देश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। जो मानसून सत्र है उसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। विपक्ष ने नोटिस दिया, सरकार ने माना और संसद इस पर फैसला ले रहा है। और स्पीकर के इस पर बहस भी होगी, चर्चा भी हो और वोटिंग भी होगी। लेकिन ये बात समझ में हमें नहीं आ रही है, जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र जिसमें अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ये जान कर लाता है कि संख्या तो हमारी निश्चित है और सत्ता पक्ष से कम है, इसलिए नतीजा तो हार ही होगी। इसके बावजूद हम अविश्वास प्रस्ताव लाने की परंपरा को रखते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जिन सवालों पर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के प्रति लाया जा रहा है, उन सवालों से देश भिज्ञ रहे, देश उसको जाने। लेकिन यहीं पर यह सवाल भी उठता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ है, सांसदों की संख्या विपक्ष में निश्चित है और उसका परिणाम भी निश्चित है, तो ऐसी कवायद करने के बजाय क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग में सीधे आम जनता, आम वोटरों को शामिल किया जाए? क्यों ना अविश्वास प्रस्ताव की परीक्षा सत्य बहुमत से हो। जनता अगर इस प्रस्ताव के पक्ष में है तो सरकार, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जनता हो, मतदाता हो, तो सरकार गिर जाए। अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मतदाता हो तो सरकार बच जाए। ये जो स्थिति है, तो ये सत्य बहुमत से फैसला होगा तो सही फैसला होगा। सांसद अभी फैसला कर रहे हैं, परिणाम निश्चित है। भाई, सत्ताधारी दल के पास अगर 303 सीटें और एनडीए मिला के 350 सीटों के आसपास सीटें हैं, तो ये सरकार भला क्या अविश्वास प्रस्ताव हारेगी? कभी नहीं हारेगी। यही कारण है कि देश में 28वीं बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। लेकिन नतीजे कितने निकले हैं? नतीजे सिर्फ 3 के निकले हैं। एक नतीजा निकला था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से अन्ना द्रमुक ने समर्थन वापस ले लिया था, तब वो सरकार 1 वोट से गिर गई थी। एक वीपी सिंह की सरकार से जब स्वयं उनकी पार्टी के लोग अलग हो गए, चंद्रशेखर जी ने अलग कुनबा बना लिया, तो उस समय भी वो अल्पमत में आई और बीजेपी ने भी समर्थन वापस लिया और वो सरकार फिर अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं कर सकी। ऐसा ही फिर एचडी देवगौड़ा के समय हुआ। लेकिन इन 3 के अलावा 24 बार तो अविश्वास प्रस्ताव बेमतलब रहा है। इंदिरा गांधी के समय में 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, इंदिरा गांधी ने उसका सामना किया। और पिछली बार तो अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जा रहा था तो नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष के लिए कहा कि अगली बार और तैयारी से लाना अविश्वास प्रस्ताव। ये एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव का और विपक्ष का मजाक उड़ाना था। ऐसी भाषा तो इंदिरा गांधी ने नहीं कही थी। लेकिन हमारा मकसद उस विषय पर बात करना नहीं है। हमारा मकसद है कि लोकतंत्र में जो मान्य परंपरा है, इस परंपरा का अगर कोई नतीजा नहीं निकल रहा है तो इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि सत्य बहुमत से लोकतंत्र नहीं चल रहा है। सत्य बहुमत से विश्वास मत या अविश्वास मत तय नहीं हो रहे हैं। सत्य बहुमत से जो सरकार चुनी जानी चाहिए वो नहीं हो रहा है। आइए डिबेट को खोलते हैं और अपने पैनलिस्टों से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। मैं सबसे आपको परिचय कराता हूं। हमारे साथ सत्यदेव चौधरी जी जुड़ चुके हैं, सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके मार्गदर्शन में जो लोकतंत्र विषयक चर्चा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। दर्शक धीरे धीरे इस प्रोग्राम को से मोहब्बत करने लगे हैं
विकास कुमार जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी बहुमूल्य योगदान रहता है इस डिबेट में। और राजीव रंजन जी और ओमनाथ जी, दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कोई मौका इस विषय में नहीं छोड़ते जहां वो एड ऑन करना चाहते हैं, कुछ न कुछ एंगल दे करके, कुछ न कुछ नई बात कह करके इस चर्चा को बहुमूल्य बनाते हैं। तो आप दर्शकों को भी आनंद आएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और शुरुआत सीधे सत्यदेव चौधरी जी के पास, उनके साथ, क्योंकि मुद्दा जो है सीधे अविश्वास मत का है। सरकार बचेगी या सरकार गिरेगी, ये वही सांसद तय करेंगे जो संसद हैं, और विपक्ष में कितनी संख्या है वो भी तय है, सत्ता में कितनी संख्या है वो भी तय है। तो हार तो होनी है, अविश्वास प्रस्ताव तो गिरना ही है। तो क्यों न इस वोटिंग को सत्य बहुमत से जनता के बीच करा लिया जाए। जी म्यूट म्यूट हैं आप। धन्यवाद प्रेम जी। देखिए समस्या तो यही है ना कि लोगों के बीच में तो ये इस तरह की कोई बात जाती नहीं है। विश्वास या अविश्वास, लोगों से इसका कोई संबंध नहीं है। इस विश्वास और अविश्वास के तो ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ जो चंद ये जो ज्यादा से ज्यादा संसद में बैठे हुए लोग हैं वो हैं। अब गलत है या ठीक है ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्यों समय बर्बाद किया जा रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा। चलो अविश्वास मैं मानता हूं कि चलो अविश्वास मत जो इन्होंने प्रस्ताव दिया ये पास ही हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी, तो दूसरी सरकार आएगी। अब दूसरी सरकार क्या करेगी? जो सरकार आएगी उसी के प्रति अविश्वास रहेगा। तो ये तो देखिए सिवाय समय बर्बाद करने के और एक ऐसी आपस के अंदर आंख मिचौली खेलने के, और इन नेताओं का अहम है, ये अहम टकराता है इनका, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लोगों के परोपकार की, लोगों के कल्याण की ये कोई भी बात इस अविश्वास प्रस्ताव में मुझे तो लगता नहीं है। मान लिया मैंने कि आज जो मणिपुर के अंदर घटना घट रही है, मणिपुर के अंदर जो हिंसा हो रही है, अराजकता हो रही है, वो ठीक नहीं है, वो पूरे देश की चिंता होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को भी इसके ऊपर अपना वक्तव्य देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं करीब करीब 3 महीने से। इसी जिद के कारण मैं जहां तक समझता हूं कि विपक्ष वालों ने सोचा कि भाई चलो इस प्रधानमंत्री जी ऐसे तो बोल नहीं रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव ले आओ, इस बहाने तो वो संसद में भी आएंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो हो सकता है मणिपुर के ऊपर भी बोल जाएं। वैसे तो मणिपुर पर नहीं बोलने की उनकी जिद है, मैं मणिपुर पर नहीं बोलूंगा। और ये बिल्कुल मणिपुर वाला जो केस है, जैसे गुजरात के अंदर हुआ था गोधरा केस, इसी तरीके का ये मणिपुर के अंदर चल रहा है। और सिवाय सामाजिक और जातीय घृणा के साथ सत्यदेव चौधरी जी, गोधरा केस की प्रतिक्रिया में जो सांप्रदायिक दंगे गुजरात में हुए थे, शायद आप उसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ। गोधरा केस के जो उसके प्रतिक्रिया के अंदर जो दंगे हुए थे, ये उसी तरीके का संस्करण, उसी तरीके का एक्शन चल रहा है। तो अब बात यही हुई ना कि अविश्वास प्रस्ताव अगर आप ले भी आओगे और पास भी हो जाएगा तो फिर क्या होने वाला है? फिर अगली सरकार आएगी, फिर उसके साथ में ऐसे ही ऐसे होगा। तो ये तो एक पक्का समाधान नहीं है। तो जितनी बारी भी आपने कहा कि 27 बारी 28 बारी जो अविश्वास प्रस्ताव अभी तक आया, मेरा सीधा सवाल आपसे है सत्यदेव चौधरी जी की अविश्वास प्रस्ताव पर वोट जनता क्यों न करे? मतदाता न बताएगा कि अविश्वास है कि नहीं, सांसद तो फिक्स्ड है। तो वो राजनीतिक व्यवस्था तो बना ही नहीं ना, जनता के हाथ में तो यही तो राय आपसे पूछ रहे हैं, आपकी राय बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल ये बात होनी चाहिए। तो इससे तो अच्छा आप जनता के बहुमत से, जनता की राय से सरकार ही बना लो।
तो अविश्वास और विश्वास लाने की आवश्यकता क्या है? शुरुआत तो कहीं से करेंगे सत्यदेव चौधरी साहब, यहीं से हाँ, तो शुरुआत करने की बात हम करते हैं। जब जब ये सवाल उठेगा और हमें गलत लगेगा हम बोलेंगे। हमें लग रहा है कि इस अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा फिक्स है, इससे कुछ नहीं होना है। जब दल बदल कानून है और सांसद अपने दल के खिलाफ वोट नहीं कर सकते, और सांसद विपक्ष में कितना है, संसद सत्ता पक्ष में कितना है, वो भी सबको पता है, तो नतीजा भी पता है जी। तो भाई ये अब क्या मतलब किस तरह से हो, अब ये जनता के बीच में जाके विश्वास या अविश्वास कैसे लिया जाए? मतलब सारे वोटर को, जो 100 करोड़ के करीब वोटर हैं, उन सब लोगों से राय ली जाए। हाँ बिल्कुल लिया जाता है, और आजकल ईवीएम का जमाना है, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, क्या दिक्कत है? ऐसा लिया जा सकता है तो मैं तो सहमत हूँ इस बात से। हो मैं, मेरे से ज्यादा खुश आदमी और कौन होगा? मैं तो सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा इसको हाँ भरने के लिए कि हाँ ठीक है ऐसे करिए। लेकिन जी जी। ये काम करवाए तो कि सरकार ही ना। सबसे बड़ी समस्या तो यही बनी हुई है जब निर्वाचन आयोग सरकार। करवाएगा, लेकिन इस व्यवस्था को लाना पड़ेगा संवैधानिक तरीके से, तभी निर्वाचन आयोग कराएगा। देखिए, चुनाव आयोग नहीं करवाएगा। चुनाव आयोग को तो हमने और पता नहीं कितने कितने मामलों के ऊपर देख लिया कि वो जरा सा भी किसी के भाषण के ऊपर या जो उसको विरोध करना चाहिए था, चुनाव आयोग जब उसके ऊपर भी विरोध नहीं करता, पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं। मैं और मैं चुनाव अब आयोग के सवाल तो को और क्या क्या। सर आपके पास से थोड़ा सा शिफ्ट करके ले जाता हूँ अपने बाकी पैनलिस्ट के पास, इसी सवाल को जो मैं आपसे कह रहा हूँ। और वो मैं ये सवाल, पहले सवाल रख लूँ फिर गेस्ट के पास आता हूँ। सवाल हमारा ये है कि जो अविश्वास प्रस्ताव हो रहा है, उस अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा जो फिक्स लगता है यही होना है। दल बदल कानून भी है, तो व्हिप भी चलेगा, सब कुछ रहेगा, तो सब कुछ फिक्स है। तो हम ये कहते हैं कि इस समय में जो हमारे सामने मसला है, क्यों ना इसको सत्य बहुमत से तय किया जाए कि यह अविश्वास प्रस्ताव जनता मानती है या नहीं मानती है। हो सकता है कि विपक्ष के सांसदों की संख्या कम हो, लेकिन जनता गुस्से में हो, वो वोट करे अविश्वास प्रस्ताव के साथ। तो परिस्थिति में बदलाव का पता तो जनता के बीच जाने से चलेगा, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। मैं ये सवाल सीधे विकास जी से पूछ रहा हूँ। जी विकास जी। हाँ म्यूट हैं आप, म्यूट हैं। जी धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, सांसद जो अभी मामला मणिपुर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव का लाने का है, इसमें बिल्कुल जो है सारी चीजें फिक्स हैं और विप भी है। तो यहाँ पे न्याय और अन्याय का फैसला इन गुलाम सांसदों से नहीं करवा सकते आप, क्योंकि ये तो विप से बंधे हुए हैं, तो इसका नतीजा सबको पता है। हाँ, थोड़ी बहुत चर्चा हो जाएगी, हो सकता है कि प्रधानमंत्री हमारे उस पर कुछ बोले या क्या, कैसे उस बात को करें, वो उनके ऊपर है, उनके विवेक के ऊपर है। लेकिन सही मायने में जो इसका फैसला आएगा, जो सच्चे लोकतंत्र में जो एक न्याय के ऊपर जो एक निर्णय होना चाहिए न्यायिक रूप से, वो तो मतदाताओं के ही, वो जिसको हम आप रेफरेंडम कहिए या सत्य बहुमत कहिए, उसी आधार पे ही तय होगा, वही सच्चा न्याय होगा मतदाताओं के लिए, सभी देशवासियों के लिए। ये जो है, ये विश्वास प्रस्ताव में अगर जीत भी गए तो राजनीतिक व्यवस्था हार भी जाती है, अगर सरकार गिर भी जाती है तो भी वो फैसला नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है, बात वही की वही रह जाएगी, मतदाताओं को न्याय नहीं मिलेगा, मणिपुर को न्याय नहीं मिलने जा रहा है। तो जब तक मतदाताओं से रेफरेंडम न लिया जाए, मतदाताओं का बहुमत से न कोई ये तय किया जाए, तब तक वो सच्चा नहीं हो सकता, वो सब नकली बातें रहेगी और वो न्याय नहीं मिल रहा है। जी जी। मैं अब ओम जी को शामिल करता हूँ उस चर्चा में। ओमनाथ जी, हमारे दो ही स्पष्ट सवाल हैं पहले राउंड में, और दोनों सवाल एक साथ हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, सांसद फिक्स हैं इधर या उधर, व्हिप और दल बदल कानून के कारण व्हिप का उल्लंघन वो कर नहीं सकते, तो परिणाम भी लगभग फिक्स है। लगभग इसलिए कि हो सकता है कोई बीमार पड़ जाए या किसी कारण से संख्या इधर से उधर हो जाए, लेकिन परिणाम तो फिक्स है कि क्या आने वाले हैं। तो हम क्यों इस अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ही क्या निकलता है? जनता गुस्से में है, लेकिन उसको विपक्ष रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं चूंकि उनकी संख्या कम है।
सांसद कम है, तो जनता गुस्से में है। इस बात का पता तो सत्य बहुमत से चलेगा कि सच्चे मायने में अब जनता से पूछ लीजिए, बहुमत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है कि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ में है। जी ओम। ऐसा है प्रेम जी, आप शुरू में बोले हैं कि एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए लाया गया था विश्वास प्रस्ताव, तो बोले थे कि अगली बार और तैयारी से आइएगा। तो सरकार को पता है कि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को कुछ होने जाने को नहीं है, क्योंकि वो उनके पास वो जादुई आंकड़ा से भी बहुत ज्यादा आंकड़ा है उनके पास। तो इस कारण से वो आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार को कुछ नहीं होगा। अब रही बात जनता का आक्रोश है, तो जनता का आक्रोश है, जो महंगाई से आक्रोश है, मणिपुर की घटना से आक्रोश है, जॉब लोगों के पास नहीं है इसके लिए है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा किया जाता है, तमाम चीजें ऐसी हैं जिसके लिए जनता नाखुश है। और वो सरकार जो कहती तो है कि सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन वो सबका साथ सबका विकास में सिर्फ चुनिंदा, मतलब ऐसे तो आपको दिखेगा नहीं चुनिंदा, लेकिन जिसके यहाँ जो लाभ पहुंच रहा है उनको पता है कि हम किस तरीके से इस लाभ को हासिल किए हैं, और किस तरीके से जो हासिल नहीं कर पाया, महरूम रह गया, वो कैसे माने उससे वंचित रह गया। जनता में व्याप्त माने वो नाराजगी है। आप वही बोले कि विपक्ष इस बात को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि विपक्ष इसलिए नहीं समझ पा रहा है कि आज ट्विटर पे और एक माने स्टूडियो टाइप से एक बात और बैठ है, के, एक बात और है जी ओम जी, बोलिए। एक बात और है, वो ये कि सत्ता पक्ष जो कितने गुमान के साथ में नरेंद्र मोदी जी ने पिछले लोग जब पिछला कार्यकाल था उन्होंने कहा था कि विपक्ष हम चाहते हैं कि 2023 में इससे भी बड़ी तैयारी करके अविश्वास प्रस्ताव लाए, यानी 2018 में उन्होंने कह दिया था कि 2023 में आप फिर तैयारी करके लाए। तो वो सरकार कह रही है, उस सरकार के मुखिया कह रहे हैं जिसको उस समय 37% भी मत नहीं था, और वो बाकी 63% के लिए ऐसी बातें कर रहे थे। बात समझ रहे हैं कि सांसदों नहीं, का हाँ मत तो है इस सरकार के खिलाफ, लेकिन नहीं, सरकार के पास जी प्रेम जी उस पे हम आएंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं आखिर जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अंदर बोल रहे हैं ना। अभी तो सख्त बहुमत लागू नहीं है, पब्लिक से वो पब्लिक का कोई योगदान ओम जी नहीं इस है, तो बात जिस को ओम जी इस बात को भी रहने दीजिए, लागू है कि नहीं है, क्या होना चाहिए हम उस पर बात कर रहे हैं, नहीं तो फिर तो हाँ बात ही नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं, तो जो बोले कि अगली बार तैयारी करके लाना, तो ठीक है तैयारी करके गए हैं विपक्ष, लेकिन इसका देखिए विपक्ष के लाने का मतलब है सुर्खियों में बने रहना, खबरों में बने रहना, समाचार में और टीवी में बने रहना। क्योंकि जब जान रही है, विपक्ष भी जान रही है, जनता भी जान रही है, अब जनता के लिए जो व्यवस्था है उसमें 24 में अगर उसको जिसको मन करेगा उसको सत्ता पे लाएगी, जिसको मन करेगा उसको उतार देगी, तो ये व्यवस्था है। लेकिन देखिए सरकार का माने जवाब देना वो अपने जगह पे है, विपक्ष का प्रस्ताव लाना अपने जगह पे है, लेकिन जो वर्तमान में जो व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं उस व्यवस्था को बदलने के लिए सत बहुमत जब पब्लिक के बीच में जाने की बात है, तो पब्लिक के बीच में जाने से पहले तो हम कह रहे हैं कि ये विश्वास प्रस्ताव लाए हैं, व्हिप को हटा दे, इसमें से व्हिप कोई जारी न करे, तब देखे कि अविश्वास प्रस्ताव का क्या मायने होता है, मतलब होता है, तब ये बड़ी बात होगी। अगर इतना ही थोक बजा के कह रहे हैं कि अगली बार और तैयारी के साथ आना, व्हिप हटा दे, सांसदों को गुलाम बनाने के लिए जो कानून बनाए हुए हैं वो हटा दे, उसके बाद देखे कि क्या इसका नतीजा आता है। तो ऐसा करेंगे नहीं। अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री ये नहीं बोल पाते कि अगली बार और तैयारी से आना। और रही बात जनता में जाने के लिए, तो जनता में जाने के लिए जो चुन के आते हैं वो भी डरते हैं, और जो सत्ता में काबिज रहते हैं वो और ज्यादा भयभीत करा देते हैं कि जाओगे हार जाओगे, पैसा खर्चा होगा। अरे पैसा खर्चा होगा तो जो सरकार जो नियम कानून बनाई है उसके हिसाब से अगर चुनाव होगा तो उतना ही पैसा खर्चा होगा। चुनाव में अब अंधाधुंध पैसा खर्चा होता है। ओम जी देखिए इसमें जो पैसा खर्चा होना है, कोई उम्मीदवार नहीं लड़ेंगे, इसमें तो सरकार का पैसा खर्च होगा और कम खर्च होगा, बस रेफरेंडम ही तो लेना है, यस और नो। तो वो बात नहीं कि चुनाव खर्च का जैसा पूरा खर्च इसमें भी जुटेगा। जी नहीं वो बिल्कुल है, सरकार करा ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार कराएगी क्यों? कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारे? सवाल ये उठता है। तो इसको हमको संसद ओम जी ऐसी बातें इस तरीके से हम क्यों कर रहे हैं?
हम तो ये कह रहे हैं कि ये सही है, ये करना चाहिए और इसके लिए हम प्रेशर बनाएंगे। सरकार क्यों माने? क्या जबरदस्ती मानने वाला माहौल हमें बनाना है? जनता बोलेगी तो मानना पड़ेगा सरकार। देखिए प्रेम जी, जनता बोलेगी तो मानना पड़ेगा, लेकिन पहले तो हमको जो जो जिस सिस्टम में है हमको उसको बदलना है। तो उसके उसके बदलने के लिए देखिए, ये व्हिप का कानून पहले से है, अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी व्यवस्था है, अविश्वास प्रस्ताव लागू भी हुआ है। अब अविश्वास प्रस्ताव क्या, कांग्रेस लंबे समय से रही है, जब जब कांग्रेस चाहिए तब तब अविश्वास प्रस्ताव लाके लोगों को हटाई है सरकार से। आज उनके पास बहुमत नहीं है तो वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने के लिए इंडिया बनाए, उसमें लोगों को जुटाए, तो वो तैयारी के साथ आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके साथ कितने लोग हैं। तो रेफरेंडर कराना ये सही बात है, होना चाहिए, क्योंकि जनता ही प्रधानमंत्री बनाई है और जो जो नियम है उसके अनुसार वो 5 साल के बाद जाएंगे। लेकिन बीच में अगर लगता है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम जनता के बीच में जाके रेफरेंडर करा के हम फिर सरकार का अविश्वास प्रस्ताव, सांसद क्यों लाए, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। और इसको बदलने के लिए पहले हम लोगों को जनता के थ्रू सरकार बनानी होगी। अभी तो हम लोग सांसद चुन दे रहे हैं। अब अच्छा, देखिए एक चीज बताइए, सरकार पे अविश्वास। ओम जी, देखिए, जब भी व्यवस्था बदलने की बात आती है तो व्यवस्था बदलने के लिए विमर्श होता है, डिस्कोर्स होता है, और ये हम लोग जो बात कर रहे हैं उसी का हिस्सा है। और ये विमर्श जब जनता के बीच बड़ा विमर्श बन जाता है तो सरकारें लोकपाल भी लाती हैं, सरकारें दूसरे काम भी करती हैं, सारे संशोधन भी होते हैं, सब होता है। तो इसीलिए अब मैं राजीव जी को जोड़ना चाहता हूँ। राजीव जी, एक आपके लाइन बोल पास। के, एक लाइन, हाँ, हाँ, एक लाइन। बोलिए। प्रेम जी देखिए, यही जनता चाहती है, जनता चाही तो 3 काले कानून वापस लेना पड़ा कि नहीं? तो जनता को तो अधिकार लोग एकदम नगन दिए हुए हैं। तो हमारी लड़ाई वही है कि जनता को अधिकार दीजिए कि जनता अपने स्वतंत्र होकर सरकार चुने और वो उसको अपने अनुसार अपने हित में काम करवाए, जो कि अभी हो नहीं रहा है। ये कष्ट का जी, विषय है। मैं राजीव रंजन जी के पास आता हूँ। राजीव रंजन जी, रेफरेंडम की बात हो रही है कि सरकार तो एक बार चुन ली गई, तो रेफरेंडम में हम सत्य बहुमत का प्रयोग करने की वकालत कर रहे हैं। सत्य बहुमत का प्रयोग कहीं से तो शुरुआत होगी भाई, एक जगह हम शुरुआत करके देखें तो यही चीज बाकी चीजों में आगे बढ़ेगी। तो अभी मौका है संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का, और हम उसकी निरर्थकता को बता रहे हैं कि सत्य बहुमत के बगैर ये निरर्थक बहस होगी, क्योंकि परिणाम निश्चित है, दल बदल है और सब कुछ है। हम कह रहे हैं कि सत्य बहुमत को समझने का ये मौका है कि रेफरेंडम कराओ देश में कि ये अविश्वास प्रस्ताव सही है या गलत है। राजीव रंजन। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने शानदार विषय को आज के दिन इस पर बहस चर्चा करने के लिए चुना है, और दूसरा ये कि आप इतने शानदार ढंग से पूरे डिबेट को कैरी आउट करते हैं। ये बहुत ही आपका जो है वो अंदाज बहुत ही शानदार है, लाजवाब है। सर, मुझे 2 मिनट की अनुमति दी जाए, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। यह विषय इतना डीपली रूटेड है और इतना महत्वपूर्ण है कि इसको हम 1 घंटे के डिबेट में हल्का नहीं कर सकते। सर, आपका जो सवाल है कि परिणाम निश्चित है, ये उसी तरह का परिणाम होता है जैसे कि सिनेमा में एक हीरो है और एक हीरोइन है, तो सबको ये अनुमानित होता है कि ये दोनों हीरो और हीरोइन के बीच में प्रेम प्रसंग होगा और ये लास्ट में दोनों जीवित रहेंगे। ये अविश्वास प्रस्ताव उसी तरह का होता है, पता होता है कि किसकी सरकार रहेगी और किसकी सरकार जाएगी। जैसे आपने डिबेट को खोलने के समय जो आपने उदाहरण दिया था, तो उस तीनों गवर्नमेंट जो गिरी उस समय भी लोगों को मोटा मोटी ये पता था कि सरकार रहेगी या जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि आप जो बात कर रहे हैं कि जनता को पावर क्यों न दी जाए, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता को पावर क्यों न दी जाए, आप सर राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं। राइट टू रिकॉल ऐसा नहीं है, हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं। हमारे देश में राइट टू रिकॉल पंचायती राज व्यवस्था में लागू है। हमारे देश के कई राज्य में ये कानून ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, लेकिन उसको एक मिनट राजीव जी, मैंने राइट टू रिकॉल की बात नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लाने का हमारे यहाँ मान्य तरीका है,
तो मैं कह रहा हूं कि अविश्वास प्रस्ताव को सीधे जनता के बीच ले जाइए, जनता जो है उसको यस या नो कर देगी, तो सरकार वो तो गिर राइट जाएगी उस पर। ये प्रतिनिधि के बात राइट टू रिकॉल का सवाल नहीं है। जी नहीं काइंड ऑफ सर आपकी बात ठीक है, वो काइंड ऑफ राइट टू रिकॉल है। मैं जो कह रहा हूं कि मेरी बात को सर कहने दिया जाए, पंचायती राज में क्या है, यही है ना कि आपने जिसको चुना हुआ है, जनता, कानून ऐसा बना हुआ है कि जनता को ये पावर है कि वो एक जगह असेंबली करे, एक जगह पंचायत में कहीं इकट्ठा हो और वो जिसको उसने चुना है उसके विरोध में वोट कर दे और वो उसका जो चुनाव है वो खत्म हो जाएगा। आप सर इसी तरह की बात कर रहे हैं ना, जी, इसी तरह अपनी की बात बात पूरी हो रही कीजिए, है। फिर मैं बोलूंगा। जी अपनी बात हाँ, पूरी तो इसी तरह की ये यदि लागू हो जाता है हमारे हिंदुस्तान में तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मैं सर आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरा घर जो है वैशाली जिला के राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र में आता है। जब से ये डिलिमिटेशन हुआ है, वहां हर बार एक व्यक्ति चुनाव लड़ने आता है विभिन्न विभिन्न पार्टी बदल के, और वो जब चुनाव जीत के जाता है तो फिर वो दोबारा नहीं आता, क्योंकि उसके दिमाग में ये होता है कि हमें अब अगली बार यहाँ से चुनाव लड़ना नहीं है, तो 5 साल तक हमें अलग किसी क्षेत्र में अपनी जो है वो तैयारी करनी है और वहां के जनता से हमें कुछ लेना नहीं है। एक बात यहाँ पर और ये कहना है कि आप जब भी कोई चुनाव हो रहा है, उस समय वहां की जो आम जनता है वो किसी भावना में बहकर, किसी लोक लुभावन स्थिति में आकर या किसी भी सरकमस्टांसेस की वजह से किसी का यदि चुनाव कर देता है, तो उसके अंदर ये शक्ति होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए हमारे यहाँ कि हम उस अपनी गलती को करेक्ट करें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वो जो इलेक्टेड मेंबर है वो यदि काम नहीं कर रहा है और वहां की जनता ये चाह रही है कि इसको वापस लिया जाए, इसको खत्म किया जाए, गिराया जाए, तो ये जो हमारी जितनी समस्याएं हैं वो हमें लगता है कि ऑटोमेटिक ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। जी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं जो बात आप कह रहे हैं कि एक जगह असम्बल होकर के यस और नो करके मत विभाजन हो, हिंदुस्तान जैसे देश में पहले भी ये संभव नहीं था, इसलिए इस बात को नहीं अडॉप्ट किया गया। लेकिन आज जब तकनीक बहुत आगे बढ़ चुका है तो ये संभव है कि लोग अपने घर से बटन दबा करके इस पर रेफरेंडम में शामिल हो सकते हैं। इसलिए आज के तकनीक के दौर में पूरे देश की जनता किसी विषय पर यस नो कर सकती है। भाई बड़े हाँ, बड़े मैं वही सर्वे कह रहा जो हूँ। आ रहे हैं, सैंपलिंग हो रही है, कुछ हजार में हो रही है, कुछ लाख में हो रही है, तो हम एक साथ रियल टाइम में रियल वोटर से भी जान सकते हैं कि उसका क्या मत है। मैं अब सीधे सत्यदेव चौधरी जी के पास आता हूं कि सत्य बहुमत के विचार को अडॉप्ट कराने के लिए ये जरूरी नहीं है कि इलेक्शन का ही इंतजार किया जाए। ऐसे मौके पर भी हम स्ट्रेस दे सकते हैं कि ताकि लोग समझे कि सत्य बहुमत की अहमियत क्या है, जनता की पावर क्या है, और उसको हम इंटरटेन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं करना चाहते हैं, हमारा ध्यान उधर क्यों नहीं जा रहा है। एक बार अगर हम देश का ध्यान खींच लेंगे कि सत्य बहुमत से ये चीजें तय होगी, संसद में फिक्स्ड वे में वोटिंग कराने का कोई मतलब नहीं है, तो जनता इसके लिए जरूर तैयार होगी। जी चौधरी साहब। बिल्कुल प्रेम जी, देखिए मैं आपकी बात से 100% सहमत होते हुए मैं अपनी थोड़ी सी बात को एक उदाहरण के रूप में आपको पेश करने की कोशिश करूंगा। हमने जो अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बनाया हुआ है वो यूके की इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की नकल हमने कर रखी है जी। लेकिन जो इंग्लैंड के अंदर जिस तरीके की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और जिस तरह से वहां रेफरेंडम होते हैं, उस तरह की बात हम यहाँ सोच भी नहीं पा रहे हैं, करने की तो बात छोड़ो। अभी थोड़े दिन पहले ही वहां पर यूके जो है वो उसको 4 या 5 स्टेट 5 टुकड़ों के अंदर इंग्लैंड बना हुआ है। उसके अंदर एक टुकड़ा आता है स्कॉटलैंड का। अब स्कॉटलैंड वालों के दिमाग में एक बारी क्या हुआ है, थोड़े दिन पहले की बता रहा हूं मैं आपको, 5-7 साल पहले की, 10 ज्यादा से ज्यादा 6-7 साल हुए होंगे, उनके दिमाग में ये आया कि हम इंग्लैंड से अलग होना चाहते हैं। हम इंग्लैंड से अलग होकर अपना अलग अलग कंट्री बनाएंगे। तो इंग्लैंड वालों ने बिल्कुल भी
मना नहीं किया उनको जी कि आप मत होइए। उन्होंने कहा जी ठीक है आप रेफरेंडम करवा लीजिए अपना स्कॉटलैंड वालों का, और स्कॉटलैंड वालों के अंदर जो भी 40-50 लाख की उनकी पॉपुलेशन है, उसके अंदर 45% लोगों ने कहा जी कि हम अलग होना चाहते हैं, 55% लोगों ने कहा हम अलग नहीं होना चाहते। उसी समय उसका फैसला हो गया रेफरेंडम के माध्यम से। वो चाहते तो पार्लियामेंट में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसका रेफरेंडम करवाया कि लोगों की क्या इच्छा है। और उसके बाद में फिर एक केस आया ब्रेक्सिट का, यूरोपियन यूनियन से पूरे इंग्लैंड को, चारों पांचों चार राज्य जो है वहां के, जो चार के चार खंड अलग अलग होने की बात करने लगे कि हम ब्रेक्सिट से, यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहते हैं, तो भी उन्होंने रेफरेंडम करवाया पूरे इंग्लैंड का। और पूरे इंग्लैंड के अंदर रेफरेंडम के अंदर ये पाया गया कि ज्यादा लोगों ने ये कहा जी कि हम ब्रेक्सिट से अलग होना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन से, और थोड़े लोगों ने कहा जी कि हम अलग नहीं होना चाहते। वो अलग हो गए, और उसी समय तुरंत वहां के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया बिना किसी विश्वास के, अविश्वास प्रस्ताव के। तो देखिए ये तो अब एक अपना अपना एक नैतिकता और एक अपना स्वभाव भी तो है ना पॉलिटिशियंस का, वो है नहीं। तो इसीलिए तो हम बार बार आपको ये चौधरी साहब बोलते हैं आपने कि बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में तो डिफरेंट पार्टी शामिल होती है, लेकिन रेफरेंडम बस यस और नो का होता है। इसमें सारी पार्टियां नहीं, विषय होता है। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, सरकार के प्रति नाराजगी या सरकार के समर्थन में भाव, इसका बस रेफरेंडम होगा। जब संसदीय प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव की मान्यता है, इसका मतलब सरकार अगर बहुत गलत कर रही है, जनता को लग रहा है कि सरकार गलत कर रही है, तो जनता सरकार को हटा सकती है। लेकिन हटाने का तरीका हमने जो बना रखा है वो विपक्ष की वोटिंग, जिसमें व्हिप है, दल बदल कानून है, कोई अपनी पार्टी से अलग वोट कर ही नहीं सकता। तो हम क्यों नहीं जनता के बीच सीधे जाएं, सत्य बहुमत का फॉर्मूला अपनाए, रेफरेंडम, और जिसको इस विषय पर जिस पक्ष में ज्यादा वोट होगा वो फैसला होगा, जो आपने उदाहरण रखा यूके से। बस ये बात मैं दर्शकों के लिए स्पष्ट करना चाहता था। जी सत्यदेव चौधरी साहब। हाँ, तो देखिए रेफरेंडम तो एक बहुत ही प्योर ईमानदारी का फैसला है ही लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र के अंदर तो फैसला होना ही रेफरेंडम से चाहिए, लोगों के जनमत से फैसला होना चाहिए। ये कोई फैसले नहीं है कि मान लो अविश्वास प्रस्ताव आ भी गया या नहीं भी आया तो उससे लोगों की जो जन भावना है उसका तो आपको पता नहीं लगा ना, लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं उसका तो नहीं पता लगा हमारे को। उसका तो सही मायने में तो पता लगेगा रेफरेंडम से ही। या इससे तो अच्छा ये भी हो सकता है कि आप दोबारा चुनाव करवा दीजिए। दोबारा चुनाव भी नहीं करवाएंगे जब सत्ता वालों के पास में इतना बड़ा समर्थन है, 350 इनके पास सांसद है, तो इनको चुनाव करवाने से भी डर क्यों लगता है? चुनाव करवा दें दोबारा चुनाव करवाना भी तो एक रास्ता है ना। चलो रेफरेंडम नहीं भी करवाया तो चुनाव करवाइए, लेकिन रेफरेंडम मैं आपकी बात से सहमत हूं कि रेफरेंडम सबसे बढ़िया है। खाली एक ही पॉइंट के ऊपर आपको हाँ या ना कहनी है, और वो एक बहुत ही आसान और सरल और सटीक तरीका है एक विश्वास और अविश्वास का। लेकिन तो ये इसके तो बाद सारे जाहिर बात है चौधरी साहब, अगर अविश्वास प्रस्ताव पर रेफरेंडम आ गया सरकार बचने का, तो चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार गिराने का रेफरेंडम आ गया तो फिर जैसे पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव कराइए, दोबारा सरकार बनेगी, क्योंकि वर्तमान सरकार को जनता पसंद नहीं कर रही, ये इसका मतलब होता है। तो चुनाव में जाने का भी ये तरीका रेफरेंडम हुआ। जी वो तो बात है ही, लेकिन देखिए जब आपने रेफरेंडम करवा दिया फिर तो ये फैसला हो गया ना कि भाई हमें सरकार के अंदर विश्वास है या नहीं है। और रेफरेंडम हो गया इसका मतलब तो दोबारा चुनाव करवाना ही है। बिल्कुल, रेफरेंडम का तो मतलब यही है कि अगर सरकार पर विश्वास खत्म हो गया फिर तो दोबारा चुनाव करवाना ही पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल। लेकिन हमारी तो विडंबना ये है ना कि दोबारा चुनाव की तो बात छोड़ो, इन्होंने जब भ्रष्टाचारियों अपराधियों को टिकट देके चुनाव लड़वाना है तो ये रेफरेंडम की तो बात इनके दिमाग में, जहन में आएगी ही नहीं कभी भी। रेफरेंडम करवाना तो बहुत यहीं पर चौधरी साहब हम ये कहना चाहते हैं कि रेफरेंडम से अगर एक बार एक विषय तय करने की प्रवृत्ति हमने डाल दी, इसकी अहमियत को समझा दिया, तो फिर अगला स्टेप
वही है कि सत्य बहुमत महत्वपूर्ण है। चुनाव में भी यही तरीका होगा, सबसे ज्यादा जिसको वोट वो बनाएगी सरकार। ये उस दिशा में जो पहले हो जाए, हम ये नहीं कह रहे कि यही पहले हो या वो, सब जो पहले हो जाए वो सही है। जो मौका है उसमें सत्य बहुमत का फार्मूला लगना चाहिए। जी, मैं तो बार बार बोलता हूँ ये बात कि रेफरेंडम से फैसला होना चाहिए, रेफरेंडम से निर्णय होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। मैंने तो कभी नहीं उसके मतलब हमेशा इसके समर्थन में रहा मैं तो रेफरेंडम के, क्योंकि मैं एक लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला मतदाता हूँ। मैं ऐसा सोचता ही नहीं कि कभी भी कि भाई हमारी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर व्हिप होना चाहिए या दल बदल होना चाहिए। मैं तो हमेशा उसका भी विरोध करता हूँ और रेफरेंडम का समर्थन करते हुए मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ये सांसदों के बहुमत, सांसदों का क्या हुआ, सांसद तो सिर्फ 543 ही तो है 140 करोड़ लोगों के अंदर, और वो भी सारे के सारे बिकाऊ हैं, वो भी सारे के सारे इधर से उधर घूमने वाले हैं। और अगर ये व्हिप और दल बदल ना हो तो फिर तो एक साथ बैठे भी ना रहेंगे, फिर तो रोज इधर से उधर होते रहेंगे। मैं एक दूसरा सवाल लेकर आता हूँ इनके पास, विकास जी के पास। विकास जी, देखिए हमारे संविधान में जो व्यवस्था है उसके मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इसका भी एक मतलब है, मायने है कि राज्यसभा में प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से सांसद चुने जाते हैं। तो इसलिए लोकसभा के सदस्यों को ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का, उसमें वोटिंग का अधिकार होता है। लेकिन हम इसी सिद्धांत के आधार पर हम उसको सत्य बहुमत तक ले जाना चाहते हैं। आप जनता से चुने हुए लोगों को, प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोगों से सरकार गिरवा सकते हैं या सरकार को बनाए रखने का फैसला ले सकते हैं, तो सीधे जनता पर आइए ना। आप अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा सदस्य की सहमति नहीं लेते, तो हम कहते हैं लोकसभा सदस्य की भी सहमति लेने की जरूरत नहीं है, ये सहमति जनता से लेने की जरूरत है। जी विकास जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप लोकतंत्र को, सच्चे लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को मजबूत रखना चाहते हैं और लोकतंत्र एक स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए, तो अविश्वास प्रस्ताव भी मतदाताओं से ही होनी चाहिए, न कि चुने हुए सांसदों से। और एक तो ये भी बात है, दूसरी बात है ये अविश्वास प्रस्ताव है ही नहीं सही जहां आपको व्हिप है और दल बदल कानून जैसे नियम है। ऐसे में क्या अविश्वास प्रस्ताव और कहाँ उसमें लोगों को कोई भी न्याय मिलना है। तो सच्चे रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो सत्य बहुमत का विचार है कि लोगों से ही तय कराया जाए कि इस किसी भी विषय के ऊपर कि क्या ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग कहते हैं तो उनकी बात मान लेनी चाहिए और सरकार को भी मेरे ख्याल से वहां इस्तीफा दे देनी चाहिए। जब विकास जी जरा सा रोकना चाहता हूँ, अभी गलती से मैंने एक दर्शक की प्रतिक्रिया को सामने कर दिया, लेकिन वो प्रतिक्रिया दर्शक की स्क्रीन पर लाने लायक नहीं थी, लेकिन मेरे से गलती हुई और मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि दर्शक ने जजों की हत्या को समाधान बताया है। भाई किसी की हत्या समाधान नहीं है, जजों की हत्या तो आप और भी गलत कह रहे हैं, चाहे वो भ्रष्ट ही क्यों ना हो। भ्रष्ट जज होंगे तो उनका भी न्यायालयीन तरीके से ही उनको सजा दी जाएगी। हम या आप उनकी हत्या करने वाले कोई नहीं होते हैं। मुझसे गलती हुई कि मैंने उस विचार को बगैर पढ़े हुए सीधे ऑन एयर कर दिया। जी विकास जी 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 बिल्कुल। हत्या करने का तो अधिकार किसी भी इंसान को तो नहीं होना चाहिए, जब तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। खैर, अविश्वास प्रस्ताव जो आप कह रहे हैं हम, तो मेरा ये कहना कि वोटों का जो बहुमत है, अगर सांसदों के बहुमत से सरकार बन रहा है तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव सांसद के ही माध्यम से होगा। लेकिन अगर वोटों के बहुमत से सरकार बनेगी तो मुझे लगता है कि उसमें ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। एक तो एक ये भी बात है कि सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के विरोध में जाएगी। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो आप रेफरेंडम करवा सकते हैं। एक बात और है, अगर सरकार के विरोध में अगर कोई रेफरेंडम आता है तो सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, उसका नैतिक स्तर पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।
जब ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आपके विरोध में ही फैसला दे दिया तो आपका क्या हक बनता है? फिर आप चुनाव करिए, और चुनाव भी हो तो सत्य बहुमत के आधार पर चुनाव हो, ये ना हो कि फिर वो आप सांसदों के जोड़ तोड़ से सरकार बनाए। तो फिर ऐसी स्थिति में तो फिर वही बात होगी, चाहे दूसरी अगर एक जो जिसको आपने हटा दिया जिस सरकार को और दूसरा कोई आया तो फिर राजनीतिक व्यवस्था तो वही की वही रह गई ना। तो बात यह है कि सरकार भी सत्य बहुमत के हिसाब से अगला चुनाव होना चाहिए, एक ये भी इसमें बात है। सिर्फ आप रेफरेंडम करवाने से ये पूरा फैसला नहीं होगा इस बात का। जी जी जी, मैं आता हूँ ओम जी के पास। ओमनाथ जी, आप सारी चर्चा सुन रहे हैं और हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अब संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है उसका राजनीतिक फलसफा जो हो, विपक्ष उसका इस्तेमाल करे कि सत्ता पक्ष उसका इस्तेमाल करे, राजनीतिक मकसद उनका हो, लामबंदी हो, इधर हो उधर, 2024 की तैयारी हो, यही सब मकसद हो सकता है। लेकिन ऐसे अविश्वास प्रस्ताव से सीधे जनता का मुद्दा एड्रेस नहीं होता है, क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर तो अविश्वास प्रस्ताव आ नहीं रहा है। अविश्वास प्रस्ताव कभी भी लाया जाता है तो सरकार के डिफरेंट जो मोर्चे हैं, अलग अलग मोर्चे, उस पर फेल्योर पर लाया जाता है। तो इसलिए अलग अलग मोर्चे पर फेल्योर को लाने की कोई तैयारी पहले से दिखी नहीं, अचानक मणिपुर का मुद्दा आया। तो सवाल यह है कि जनता के मुद्दे से आप जोड़ेंगे तब तो जनता रेफरेंडम में हिस्सा लेगी या उसकी डिमांड रखेगी। बिल्कुल, अगर यही अविश्वास प्रस्ताव बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा इसके लिए लाते तो जनता को डायरेक्ट पिंच करता, और डायरेक्ट जो आप बोल रहे थे कि माने विपक्ष चाहे सरकार कैसे इसको लेगी, वो पहले से हम लिख के रखे थे कि विपक्ष ये जानना चाहती है कि उस पाले से कौन लोग मेरे पास आ सकते हैं, इस पाले से कौन जा सकते हैं। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव है 24 की जो आप तैयारी बोले हैं उसी के मद्देनजर है। लेकिन ये लाइटर नोट पे, लेकिन कुल मिला के यही है कि देखिए जनता चुनी है सरकार, तो गिराने का हक भी जनता को ही होना चाहिए। लेकिन इसमें बैरियर का काम करते हैं सांसद। उनको ये है कि मैंने जनता अगर बोल दी कि इनको गिराना है, वो जाएंगे वहां बार्गेन कर लेंगे, नहीं मेरी जनता तो पूरी तैयार है, आपको आपके सरकार में हम अगेंस्ट में वोट करेंगे, तो वहां इनको डराएगा व्हीप से ना डरेंगे तो बोले कुछ पैसा ले लो, इस बार वोट कर दो, अगली बार तुम हट लेना। माने ये ऐसी बातें होती होगी कि नहीं होती होगी, लेकिन जो आम बोलचाल की भाषा में जो हम बोल रहे हैं ऐसे ही होता होगा। तो यही तरीका है। लेकिन जैसे जब माने हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हम लोग एक नस पे दबा रहे हैं कि आप इसको लागू करो, क्योंकि आप जब वो पब्लिक के पास जाओ, पब्लिक के बीच में पता करो कि सरकार रहने लायक है कि नहीं रहने लायक है, तभी जाके देश का भला होगा। और एक और चीज हम जो देखते हैं, हमको सीधा सीधी दूर तक का दिख रहा है कि अगर सरकार ये पब्लिक के माध्यम से, वोटरों के माध्यम से सरकार चुनी जाएगी, सरकार गिराई जाएगी, तो आप हम लोग जो पैसे की पहले जो हम ही बात कर रहे थे कि बहुत पैसा लगेगा इसमें ये हो, लेकिन जितना हम सांसद और विधायक और मंत्री के सुरक्षा पे लगाते हैं, वो सब सत बहुमत से जैसे मैंने पब्लिक के वोट के थ्रू अगर सरकार बननी शुरू हो जाएगी तो एकदम खर्चा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति लोकप्रिय होगा वही सरकार में आएगा, कोई अपराधी नहीं आएगा। अभी तो हमको जो आभास होता है एक आम नागरिक के हैसियत से कि देखिए अगर हम तो सबसे बड़े क्रिमिनल हैं, हम चुनाव लड़ ले, उसके बाद हम सिक्योरिटी फोर्स लेके घूमे, हमको कोई छू नहीं सकता है। ऐसे बहुत लोग किए भी हैं, जो तमाम माने उदाहरण मिल जाएगा। तो ये ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों को सही बात है, सरकार जनता बनाई है तो जनता को ही अधिकार है कि सरकार को सत्ता से बेदखल करने का। आपको एक उदाहरण बता देंगे, सर बता रहे थे इंग्लैंड की बात, वहां के एक सांसद थे, तो वहीं का हम लोग कानून फॉलो करते हैं चाहे जो कुछ भी बहुत चीज। तो वहां पे एक सांसद थे, वो अपने गांव गए हुए थे, उनका नाम अभी हमको याद नहीं आ रहा है। तो वो गांव गए हुए थे, वो गाड़ी चला रहे थे ओवर स्पीड में, तो वो उनका चालान आ गया घर पे। जब चालान भरने की बारी आई तो वो बोले हम तो थे ही नहीं, मेरी बीवी थी। तो तुरंत जो अथॉरिटी थी वो इनका फोटो लेके घर भेज दी, और इनको 6 महीने की सजा भी हुई, और ये 6 महीने सजा काटे, उस दौरान किताब लिखे।
तो वो कानून का डर भी ऐसा होना चाहिए। आज आज देखिए विभूषण शरण कैसे घूम रहे हैं चौड़े होके, वह तो ये सब खामियां हैं। लेकिन वही बात, सत्य बहुमत पब्लिक के द्वारा जो सही मायने में लोकतंत्र का परिभाषा है, अगर उसको लागू करते हैं तो उसको लागू करने का सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है सत्य बहुमत का, सच्चे बहुमत का, और इसके थ्रू कई समस्याओं का समाधान तो यूं ही हो जाएगा। जो भारी भरकम जो हम एसपीजी फलाने ठिकाने में खर्चा करते हैं वो सारा कम हो जाएगा। जी मोहन जी, मैं अब चूंकि आखिरी चरण में है, थोड़ा संक्षेप में अपेक्षा रखते हैं राजीव जी से। राजीव जी, आप अपनी बात रखिए। ओम जी ने जो जिस तरीके से बात को आगे बढ़ाया, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ये लगता है कि सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव पर ही जनता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। सरकार गिराने और बनाने के लिए तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से देश में वह सभी महत्वपूर्ण इशू पर भी रेफरेंडम होना चाहिए जो कि बहुत बड़ा इशू है, जिससे कि जनता जुड़ा हुआ है। जैसे अभी आप यूसीसी की ही बात लीजिए, तो सरकार अभी उसको लाई है और उस पर चर्चा कर रही है, लोगों का विचार ले रही है। तो जब सरकार लोगों का विचार ले सकती है तो क्या उसको रेफरेंडम में नहीं डाल सकती? या यदि हर महत्वपूर्ण विषय पे यदि रेफरेंडम होने लगेगा तो हमें लगता है सर कि सरकार अपने यहाँ एक फर्क है राजीव जी, फर्क है। देखिए, जो बौद्धिक विषय है, जो एकेडमिक विषय है, वो हम उस पर रेफरेंडम नहीं कराते। जो पूरे एक देश का इशू होता है, जो माना जाता है, जिससे संवैधानिक व्यवस्था इधर उधर होती है, जिसपे जैसे मान लीजिए मणिपुर का इशू है, तो मणिपुर के मुद्दे पर नहीं अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। मल्टीपल फेल्योर एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसके हिसाब से आ रहा है। लेकिन हर विषय पर रेफरेंडम हो, इसके लिए ये इतना आसान नहीं है। ये विषय बड़ा सर, मैं इस बात को सर इस बात की जानकारी है मुझे। जिस विषय पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो, वैसे विषय पर हम कह रहे हैं। जी सर, मैं वही कहना चाह रहा था कि देश के महत्वपूर्ण विषय जिसमें कि जनता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, जिसमें रेफरेंडम लाया जा सकता है, उसमें रेफरेंडम मतलब जनता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। यदि जनता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक समाप्त होगी और कोई भी सरकार अपने हिसाब से अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपने फायदे के लिए कोई भी कानून या कोई भी संशोधन उस तरह से जनता पे नहीं थोपेगी। एक सेक्शन को खुश करने के लिए ऐसा कोई भी निर्णय सरकार नहीं लेगी। मेरा कहने का मतलब ये है। जी, मैं आखिरी कमेंट के लिए सत्यदेव चौधरी साहब के पास आता हूँ। चौधरी साहब, इस चर्चा को कंक्लूड कीजिए। जब देखिए प्रेम जी, हमारी सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही एक झूठे लोकतंत्र और झूठे बहुमत के ऊपर आधारित है, तो आप कहाँ रेफरेंडम की पब्लिक के जनता के रेफरेंडम की बात तो जब करी जाए जब जहां कोई अंश भर तो कोई ईमानदारी नैतिकता हो। जब कोई ऐसा उसका कोई आधार ही नहीं है ईमानदारी का, सच्चाई का, आपके सारे संसद के अंदर आधे से ज्यादा भ्रष्टाचारी और अपराधी चुने हुए सांसद हैं, आप कौन से रेफरेंडम की बात कर रहे हो? और अब तो बात यह है कि चलिए, अभी तक जो हुआ सो हुआ, आने वाले 2024 के चुनाव में अब तो कोई बहुत ज्यादा टाइम बाकी नहीं है ना। 2024 के चुनावों के अंदर इस तरीके की बात करिए कि भाई रेफरेंडम वाली ऐसी राजनीति बनेगी जिसमें रेफरेंडम हो सके हर बात के ऊपर, हर कम से कम गंभीर समस्या के ऊपर तो रेफरेंडम हो ही सके, कम से कम बहुमत के ऊपर तो रेफरेंडम हो। सत्य बहुमत हम रेफरेंडम को ही तो बोलते हैं ना, कि ज्यादा लोग पसंद करें, ज्यादा लोग कहें जी कि ये सरकार बननी, ये प्रधानमंत्री बनने चाहिए तो बने। खाली सांसदों के भरोसे क्यों बैठे रहें? सांसद ही क्यों कहेंगे इस बात को? देखिए, एक बहुत कंक्लूसिव, चौधरी साहब, एक बहुत कंक्लूसिव लाइन निकल कर आया। रेफरेंडम की चर्चा करते हुए ही ये लाइन निकल कर आया कि जनता के बहुमत से सरकार बने, इसके लिए क्यों न जनता से पूछ लिया जाए। सत्य बहुमत से सरकार बने, इसके लिए क्यों न जनता से पूछ लिया जाए। इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? किसी सांसद को मनाने की जरूरत नहीं है, किसी निर्वाचन आयोग को और राष्ट्रपति को मनाने की जरूरत नहीं है।
जनता फैसला कर दे बिल्कुल। कि सत्य बहुमत से जी। सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। तो इसी नोट के साथ इस चर्चा को इसी मायने में महत्वपूर्ण मानते हुए कि एक महत्वपूर्ण लाइन, महत्वपूर्ण पंक्ति, महत्वपूर्ण संदेश निकल रहा है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आप तमाम पैनलिस्ट साथियों का भी, सत्यदेव चौधरी जी, ओमनाथ जी, विकास कुमार जी, राजीव रंजन जी, सबका बहुत बहुत आभार इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी नमस्कार।